क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसका ये थर्ड वीडियो है। तो पहले जो 2 वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो देखिए, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। ठीक है, तो ये मैन्योर जो होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं और ये होते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये साल्ट होते हैं। मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। देखिए क्या कहने का मतलब है कि मैन्योर कैसे तैयार होते हैं कि एक जो पिट होता है गड्ढे में, जो एनिमल के जो डंग होता है यानी जो कैटल का जो गोबर होता है उसको, और वेजिटेबल्स वगैरह के या प्लांट्स के जो अवशेष होते हैं उनको यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया जाता है खुले में, ओपन स्पेस में। और जो डिकम्पोजर्स हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो इसको डिकम्पोज करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इसका कलर भी जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी जिसको हम खाद बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज मैन्योर। अब फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं, उनमें ऐसा कुछ डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। कहीं पे भी ओपन स्पेस में आप मैन्योर तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। देखिए, जो फर्टिलाइजर होता है ना, ह्यूमस क्या होता है, जो खाद होता है ना जो ब्लैक ब्लैक कलर का, दैट इज ह्यूमस। ठीक है, तो फर्टिलाइजर में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, तो ह्यूमस जो है वो मैन्योर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, फर्टिलाइजर के द्वारा नहीं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम में रिच होते हैं आपके फर्टिलाइजर्स। ठीक है, लेकिन मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इनमें ये जो है वो कम रिच होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा रिच होते हैं, मतलब इनमें एनपीके ज़्यादा होता है, इनमें एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स कम होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था हमारा फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का। अगला देखिए, टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हम कि मैन्योर फिर हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, एडवांटेज क्या है मैन्योर्स की। तो देखिए, ऑर्गेनिक होता है ये, ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ऐसा क्यों है कि फर्टिलाइजर से बेटर इनको माना जाता है? बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जब भी सॉइल के अंदर मैन्योर को मिलाया जाता है, एक तो ह्यूमस बढ़ जाता है उस सॉइल का, और जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना सॉइल की, टेक्सचर चेंज हो जाती है और वाटर होल्ड करके रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, दूसरा जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉइल के, उनके बीच का जो स्पेस होता है ना उसमें एयर आराम से आ जाएगी, यानी कि एरेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिससे पोर्स बन जाते हैं और उन पोर्स में जो एयर होती है वो आराम से एक्सचेंज होती है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, मैन्योर ऐड करते ही इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। डेफिनेटली जो मैन्योर होते हैं ना वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जैसे अर्थवॉर्म वगैरह है, इनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो टेक्सचर होता है ना सॉइल का वो भी अच्छा हो जाता है। अगला है इरिगेशन। तो इरिगेशन यानी सिंचाई। ये क्या होता है सिंचाई? तो जो खास इंटरवल्स पे यानी कि डिफरेंट इंटरवल्स पे पानी दिया जाता है क्रॉप को, उसको इरिगेशन बोलते हैं। तो देखिए, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। हर एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी की जरूरत होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल, वाटर की इंपॉर्टेंस होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। अब देखिए, जो सॉइल के अंदर जो रूट्स होती हैं वो जो है वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाती हैं। ठीक है, अलोंग विद वाटर मिनरल्स। अब सिर्फ वाटर ही नहीं जाता है सॉइल में से, और क्या क्या जाता है? मिनरल्स जाते हैं, फर्टिलाइजर्स जो आपने ऐड कर रखे हैं वो जाते हैं, आर आल्सो एब्जॉर्ब। ठीक है, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। तो प्लांट की बॉडी में नियरली 90% जो है वो वाटर होता है। ठीक है, वाटर किस लिए एसेंशियल है? इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन। तो जब भी हम सीड को सॉइल में डालते हैं तब से ही प्रोसेस शुरू हो जाती है। अगर वाटर नहीं है तो जर्मिनेशन ही नहीं होगा, यानी इसमें से रेडिकल प्लूमुल नहीं निकलेंगे, इसमें से नया पौधा, नई सीडलिंग तैयार नहीं होगी सीड में से। ठीक है, तो सीड की जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले
So water is essential because germination of seed does not take place under dry conditions. Dry conditions में germination होता ही नहीं है. जैसे हम देखते हैं ना चने वगैरह को जो पानी में भिगोते हैं तो ही germinate करते हैं वो, ठीक है. Nutrients dissolved in water are transported in each part of the plant. Okay, water also प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. तो वाटर ही है जो कि जाड़े से, यानी जब बहुत विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आइस जमने से और हॉट एयर के करंट्स जो होते हैं गर्मी में, उन दोनों ही कंडीशंस में वाटर प्लांट की या क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. अब अगर सॉइल को की जो हेल्दी रखनी है क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको, ठीक है, तो फील्ड को रेगुलरली यानी डिफरेंट इंटरवल्स में उस खेत में पानी देना चाहिए, ठीक है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. तो यहाँ पे इरीगेशन की डेफिनेशन हो जाती है कि क्या डेफिनेशन है कि रेगुलर इंटरवल्स में जब आप सप्लाई करते हैं वाटर को क्रॉप के, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, तो इसको इरीगेशन कहा जाता है, ठीक है. टाइम और फ्रीक्वेंसी जो होती है इरीगेशन की वो वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप. किसी क्रॉप में बहुत ज़्यादा पानी और बहुत जल्दी जल्दी पानी चाहिए होता है, जैसे पैडी है, ठीक है, और किसी में कम. तो सॉइल टू सॉइल पे डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, ठीक है. क्लेई सॉइल है वो ज़्यादा टाइम तक वाटर होल्ड करके रखती है एज कम्पेयर टू सैंड जो रेत होता है. एंड सीजन टू सीजन, डेफिनेटली सीजन पे भी डिपेंड करता है इरीगेशन. इन समर, देखिए समर में जो पानी है उसका ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है पत्तों में से, तो इसीलिए जो है वाटर ज़्यादा जल्दी जल्दी देना पड़ेगा, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, ठीक है. वाई इज इट सो, अभी बताया मैंने. कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स. डेफिनेटली इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है ना, और पत्तों में से जब इवेपोरेशन होता है तो उसको ट्रांसपिरेशन कह दिया जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे बूझो क्या बोल रहे हैं, बूझो बोल रहे हैं आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स. इस साल मैं बड़ा ध्यान दे रहा हूँ पानी, पौधों को पानी देने में. लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड. पिछले समर में क्या हुआ था कि जो मैंने पौधे लगाए थे वो सूख गए थे और जो है वो मर गए थे, ठीक है. सोर्सेस ऑफ इरिगेशन अब देख लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ से हम सिंचाई कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को. तो इसमें आ जाएगा वेल्स यानी कुओं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड्स यानी तालाब से, लेक से, झीलों से, रिवर से, ठीक है, नदियों से, डैम से या केनाल से. ओके, तो ये हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जहाँ से हम अपनी क्रॉप को पानी दे सकते हैं. अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन यानी कि जो पुराने टाइम पे जो मेथड्स यूज़ होते थे उनके बारे में बात कर लेते हैं. तो वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड. तो देखिए अलग अलग तरीके से जो पानी अवेलेबल होता है, जैसे यहाँ पे वेल के अंदर पानी अवेलेबल है, इसको लिफ्ट करके फिर फील्ड के अंदर जो है ले जाया जा रहा है. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज. यहाँ पे तो ह्यूमन लेबर लग रहा है ना, इंसान खुद से निकाल रहा है. कैटल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे रेड सिस्टम हम देखेंगे ना उसमें कैटल्स को यूज़ किया जाता है पानी निकालने के लिए, ठीक है. सो दीज मेथड्स आर चीपर. ये मेथड कैसे थे, चीप यानी सस्ते थे, बट लेस एफिशिएंट. लेस एफिशिएंट मतलब पूरा पूरा दिन लग जाता था, लेकिन पूरे खेत में पानी तब भी मुश्किल से आता था, तो इसका मतलब लेस एफिशिएंट मेथड होता है ये. वेरियस ट्रेडिशनल वेज, अब यहाँ पे जो पुराने टाइम पे यूज़ होने वाले जो वेज हैं इरिगेशन की वो उनकी हम बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मोट सिस्टम को. देखिए यहाँ मोट सिस्टम यानी पुली सिस्टम. फिर अगला है चेन पंप, ठीक है. तो यहाँ पे ये देख रहे हैं चेन पंप. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे चेन पंप, ये इस डायग्राम में दिख रहा है. यहाँ पे ये पानी जा रहा है और ये जो पहिया सा लगा रखा है ये घूम रहा है, ठीक है. तो ये चेन पंप मेथड है. यहाँ पे ये ढेकली सिस्टम है. ढेकली ये देखिए यहाँ पे लगा के बाल्टी लटका रखी है ये, ठीक है. फिर ढेकली के बाद ये रेड सिस्टम है जिसमें मैंने बताया था कि एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. एनिमल ये ऐसे ऐसे चल रहा है और ये जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ऐसे घूमता है जैसे जैसे एनिमल चलता है, ठीक है. और ये बाल्टियाँ नीचे वेल में से भर के आती हैं और इधर उड़लती जाती हैं. ओके, तो ये है रेड सिस्टम. तो पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स. वो जो पंप जो होते हैं ना उनको रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, या तो डीजल से या बायोगैस से या बिजली से सीधा चलाएंगे या फिर सोलर
पावर से उन पंप्स को रन करके वाटर को निकाला जाएगा। ठीक है, अब ये तो थे ट्रेडिशनल मेथड जिसमें मोड सिस्टम, रेड सिस्टम, ये देखा हमने। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आजकल कैसे मेथड चल रहे हैं, तो आजकल के जो मेथड है सबसे पहले तो उनका एम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि वाटर को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब कि हम ज़्यादा उसको वेस्ट ना कर पाएँ। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलो। तो सबसे पहला मेथड हमारे को यहाँ बताया गया है स्प्रिंकलर मेथड सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकल करना है यानी छिड़काव करना। ठीक है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। देखिए कोई ऐसे ज़मीन है ऊबड़ खाबड़, इसमें हम जस्ट ऐसे पाइप छोड़ दिया है और इसमें ऐसे पानी आएगा नहीं, यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाएगा पानी, इस ज़मीन पे नहीं आएगा। तो ऐसे ज़मीन के लिए जो अनइवन है, ठीक है, ऐसे लैंड के लिए वहाँ पे हम लोग कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, पानी की भी मात्रा कम है यानी ग्राउंड वाटर टेबल भी बहुत नीचे है, जैसे राजस्थान में होती है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, यहाँ पे क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देखिए ये परपेंडिकुलर पाइप्स देख रहे हैं, ये इधर है, ये इधर है, इधर है। परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। अब यहाँ ये देखो, ये रोटेटिंग नोजल दिख रहे हैं, ये रोटेटिंग नोजल है, ये ऐसे करके ये रोटेट करते जाएंगे और पानी जो है छिड़कता चला जाएगा। ऑन टॉप आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, इन रेगुलर इंटरवल्स पे ये जो मेन पाइपलाइन है इससे जुड़ी हुई होती हैं। ओके, देन when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump लगा रखा है, पंप लगाने से ही ये पानी जो है यहाँ से यहाँ पे यहाँ फील्ड तक पहुँच रहा है। ठीक है, इट escape फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, और इस पाइप में से होता हुआ रोटेटिंग नोजल से ये पूरे फील्ड में ऐसे छिड़काव हो जाता है पानी का। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, छिड़का जाता है क्रॉप के ऊपर, एज इफ इट इज रेनिंग। और कैसा लगता है, देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है, जैसे रेन में होता है ना, चाहे ऊबड़ खाबड़ जमीन है चाहे कैसे भी है, सब पे पानी आता है, ऐसे ही इसमें होता है। ठीक है, सो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, जैसे बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, तो कहाँ के लिए, जहाँ लान होते हैं बड़े बड़े, कॉफ़ी प्लांटेशंस में, और भी बहुत सारी क्रॉप्स में हम स्प्रिंकलर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्प्रिंकलर मेथड। अगला है हमारा ड्रिप सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन जिसको बोल देते हैं। तो देखिए ड्रिप सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। यहाँ पे देखेंगे हम, देखिए इस सिस्टम में यहाँ पे मोटर लगा रखी है जो पानी लेके जा रही है, इधर से पानी यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ पे ये जो पाइप है ना, यहाँ पे ड्रिप बाय ड्रिप यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है ना जड़ तक पहुँचता है प्लांट की। ठीक है, सो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, और यहाँ पे नियर द रूट, वहाँ पे तो छिड़काव हो रहा था, यहाँ पे नियर द रूट, ये प्लांट की रूट है और यहाँ पे पानी ऐसे आ रहा है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो गार्डन्स में, बड़े बड़े बगीचों में, बड़े बड़े जो फ्रूट के जो प्लांट्स लगाए होते हैं उनके लिए वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। बिल्कुल कहाँ वेस्ट होगा, देखिए ये यहाँ पे प्लांट है, सिर्फ यहीं पे ये वाटरिंग कर रहा है, ये वाले एरिया में वाटरिंग नहीं हो रही है, मतलब हमारा पानी बच गया। सो इट इज़ अ बोन इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये वरदान साबित हुआ है किसके लिए, उन रीजन्स के लिए, उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जैसे रेगिस्तान यानी राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है, तो उसके बाद इरिगेशन के बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब देखिए सबसे पहले तो वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, जो कंपटीशन देते हैं आपकी मेन क्रॉप को। तो बूझो और पहेली वेंट टू बी टू अ नियर बाय वीट फील्ड, गेहूं के खेत में जाते हैं दोनों, एंड सॉ, और क्या देखते हैं, दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड, कुछ और भी पौधे थे ग्रोइंग अलोंग विद द वीट प्लांट्स, वीट प्लांट के साथ साथ उगे हुए थे। ठीक है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, क्या इनको किसी ने लगाया है पर्पजली किसी फायदे के लिए, ये हमारे बुजो साहब पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, उनको पर्पजली नहीं लगाया जाता है, वो अपने आप उग जाते हैं। ठीक है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल, यहाँ पे अनडिजायरेबल का मतलब जो हम नहीं चाहते हैं, हमारी डिजायर नहीं, हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी वो उग जाएंगे। मे ग्रो नेचुरली, अपने आप उगेंगे नेचुरली प्राकृतिक तरीके से, अलोंग विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ साथ। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स को ही हम वीड्स कहेंगे। अब इनका रिमूवल बहुत असेंशियल हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, रिमूविंग को क्या बोलेंगे, इन अ फील्ड मैनी, ओके ये तो हो गया। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, उस प्रोसेस को वीडिंग कहेंगे। ठीक है,
वीडिंग इज नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, सिंस वीड्स कम्पीट, क्योंकि वीड्स जो हैं यानी ये जो खरपतवार होती है ये कम्पीट करते हैं, कंपटीशन देते हैं विद द क्रॉप प्लांट्स, हमारी मेन क्रॉप प्लांट्स को। किस चीज़ के लिए कंपटीशन देते हैं भैया? वाटर के लिए देते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए देते हैं, स्पेस के लिए देते हैं, लाइट के लिए देते हैं, ठीक है। इसीलिए दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट क्रॉप, ठीक है। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब नेगेटिव इफेक्ट देते हैं ये किसको? आपकी क्रॉप को, ओके। सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स तो इवन मान लो आपने यहाँ पे वीट का पौधा लगा रखा है और साथ में अगर कोई पॉइजनस वीड उगाई है, ठीक है, तो उसको तो रिमूवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके वीट वीट को जो है आप भी खाने वाले हैं, ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स भी, ठीक है। नाउ फार्मर्स ने बहुत सारे वेज अडोप्ट किए हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। सो फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा टिलिंग बिफोर सोइंग, मतलब बीज भूमि में डालने से पहले ही टिलिंग कर दो एक बार, उसको पूरी को जो वीड्स वगैरह हैं उनको जो है टिलर से उखाड़ फेंको, ठीक है। ऑफ क्रॉप हेल्प इन अप्रूटिंग एंड किलिंग ऑफ स्पीड्स, इससे वो किल हो जाएंगे। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, अब उनकी जड़ उखड़ गई है, अब वो यहाँ पड़े पड़े सूख जाएंगे और फिर बाद में मिक्स हो जाएंगे मिट्टी के साथ, ठीक है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडिंग का आपको टाइम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीड का जो प्लांट है वो पूरा बड़ा हो गया है, उसमें फ्लावरिंग आ गई है, उसमें सीड्स बन गए हैं, तब आप रिमूव करोगे तो सीड्स नीचे गिर जाएंगे और अगले सीजन में फिर ग्रो कर जाएंगे, तो ये तो अच्छा टाइम नहीं है उनको रिमूव करने का। तो बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, सीड्स के आने से पहले ही उनको रिमूव कर दो, फ्लावर्स के आने से पहले ही, ठीक है। अब उनको मैन्युअली यानी हाथ से भी रिमूव किया जाता है, तो मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स, तो उसमें क्या होगा? फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, मतलब कि ये पौधा है, पौधे को ही सीधा उखाड़ के और ऐसे इसको जड़ को जड़ से निकाल दो, ठीक है। बाय अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर यहाँ क्लोज टू द ग्राउंड इसको कट कर दो, ओके। सो क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी होती है ना, खुरपी है ऐसे करके, ऐसी खुरपी होती है, ठीक है। खुरपी से आप उखाड़ सकते हो उनको, या दराती से यानी सिक्कल से। अ सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स, सीड ड्रिल से भी अप्रूट हो जाते हैं, जो हम सीड ड्रिल अभी पीछे देख के आए हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड, अब देखिए ये तो था फिजिकल मेथड, अब हम वीडीसाइड्स यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ करेंगे जिनका अगर हम छिड़काव करते हैं तो वीड्स जो हैं वो अ, मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडीसाइड्स में 2,4-D, 2,4-D क्या है? 2,4-D वीडीसाइड है, ठीक है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, इनको क्या किया जाता है? स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये इनकी अच्छी बात क्या है? 2,4-D जो वीडीसाइड होते हैं कि ये हमारी मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो वीडीसाइड, ये खरपतवार है, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको ये किल कर देते हैं, ठीक है। सो क्या कैसे छिड़काव करते हैं इसका? हम विडीसाइड लाते हैं मार्केट से, विडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर, उसको पानी मिलाते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये पैकेट खोला, इसमें विडीसाइड था, अब इसके अंदर क्या मिला दिया गया है? विडीसाइड और पानी दोनों मिला दिए गए हैं। टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर, अब स्प्रेइंग जो मशीन होती है उसके अंदर इसको डालते हैं और पूरे फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये बंदा छिड़काव कर रहा है वीडीसाइड्स का अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे बूझो क्या बोल रहे हैं? बूझो बोल रहे हैं, डू वीडीसाइड्स हैव एनी हैंडिंग एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, क्या वो जो बंदा छिड़काव करता है उसकी सेहत पे कुछ फर्क जाता है? बिल्कुल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी छिड़काव करते हैं जो लेबर्स होते हैं वो अपने मुंह को बांध लेते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो ग्लव्स भी पहन लेने चाहिए, ठीक है। एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स, मतलब कि वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब कि जब तक उसमें सिर्फ स्टेम, रूट और लीव्स ही हैं, यानी कि अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि फ्लावर होता है वो बनना शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही वीडिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, बिल्कुल मैंने अभी बताया ना, उनकी जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट हो सकती है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, अपने मुंह को कवर कर लेना चाहिए विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज
केमिकल्स और हाथों में ग्लव्स पहन लेने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपकी क्रॉप जो है वो पक के तैयार हो गई है तो अब बारी आ जाती है हार्वेस्टिंग की, यानी उसकी कटाई की, ठीक है। किसकी कटाई करनी है? क्रॉप की। सो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क डेफिनेटली। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर, जब वो पक चुकी है, इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, और इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उनको पुल आउट कर देते हैं, मतलब उखाड़ लेते हैं या फिर कट कर देते हैं क्लोज टू द ग्राउंड। जैसे गेहूं को ना बेसिकली उखाड़ा नहीं जाता है, जैसे ये गेहूं की क्रॉप है तो उसको यहाँ से सिक्कल से यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से। ओके, सो देन उसके बाद pulled out or cut close to the ground. It is usually takes 3 to 4 months of a cereal crop to mature. 3 से 4 महीने लगते हैं मैच्योर होने में, हार्वेस्टिंग का टाइम आने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली, या तो हाथ से की जाती है विद द यूज़ ऑफ दिस टूल विच इज़ नोन एज सिक्कल, यानी दराती से, ठीक है, और बाय अ मशीन। मशीन आ गई हैं तो मशीन जो है जिसको हार्वेस्टिंग के लिए जो यूज़ होगा उसको हार्वेस्टर बोलेंगे। हार्वेस्टर से भी कर सकते हैं, मशीन से भी। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, अब हार्वेस्टेड जो क्रॉप होती है, जो द ग्रीन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब यहाँ पे आपने फसल को काट लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है। अब जो फसल आपके पास है उस पे उसके ऊपर कुछ छिलका भी होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? शेफ बोलेंगे, और उसको उससे अलग करना ज़रूरी होता है। तो देखिए आपका जो ग्रेन है उसको नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाएगा। तो थ्रेशिंग में क्या करेंगे, जो मेन आपका जो ग्रेन है उससे शेफ को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। अब ये कंबाइन जो है ये भी एक मशीन है, ये दोनों ही काम करती है। कंबाइन इसीलिए इसका नाम है, कॉम्बिनेशन है ये। किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है हार्वेस्टर का और थ्रेसर का, ठीक है। तो ये एच और टी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कंबाइन। तो कंबाइन एक ऐसी मशीन है विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी दिखती है आपको कंबाइन। ओके, नाउ ये कंबाइन है। अब यहाँ पे ये पहेली मैडम क्या बोलने वाली है, देखिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कर ली है, समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। वो जो जैसे ये क्रॉप थी ना, ये क्रॉप थी, यहाँ से काटा गया है तो ये क्या बच गया है? ये स्टब्स बच गए हैं, ठीक है। ये बचने वाला जो पोर्शन है दैट इज स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ट बाय फार्मर्स। अब फार्मर क्या करता है? अब पूरे खेत में से वो अपनी जो क्रॉप है उसको काट के लेके जा चुका है। अब उसके क्रॉप फील्ड में, उसके खेत में खाली ऐसे स्टब्स रह गए हैं। अब वो इनमें आग लगा देता है ताकि जल जाए, ठीक है। तो विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। देखिए, बर्न्ड बाय फार्मर्स, पहेली इज़ वरीड, पहेली अब चिंता में है। शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, क्योंकि जब वो आग लगाएगा तो पोल्यूशन होगा। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। और जो मान लीजिए इस क्रॉप में, इस फील्ड में आग लगा दी गई, साइड वाला जो फील्ड है यहाँ पे अभी क्रॉप कटी नहीं है तो आग पकड़ लेगी। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं आग लगाने के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगली प्रोसेस है विन्नोइंग। विन्नोइंग क्या होता है? तो फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स, जिनके थोड़े थोड़े लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं? डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ। जो ये ग्रेन है उसके ऊपर का जो भूसा होता है उसको अलग करते हैं वो कंबाइन से नहीं, बाय विन्नोइंग, विन्नोइंग से, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस इन इसको आप क्लास 6 में पढ़ के, ये देखिए विन्नोइंग मशीन दिख रही है आपको, ठीक है। उस तो भूसे को उस अनाज से अलग कर लिया जाता है इस मशीन की मदद से। ओके, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि हमारे इंडिया में ना हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। मतलब ऐसे फेस्टिवल्स जो कि हार्वेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद मनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाता है, क्योंकि इस डेट तक जो गेहूं होता है उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में। तो यहाँ इन्हीं एरियाज़ में बैसाखी मनाया जाता है, जो कि एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे। 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद वो दिन आ जाता है जब आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है और आपको हार्वेस्टिंग करनी है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, जब आप देखते हो ना चारों तरफ सुनहरे खेत लहलहा रहे हैं, लेडन विद ग्रेन, जिनमें अभी अनाज है,
फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय, जिसको देख के किसान जो है ना अपनी मेहनत का जो फल देख के अपनी आंखों के सामने फूला नहीं समाता है, इतनी खुशी होती है उसे। एंड सेंस ऑफ वेलबींग, और उसे सब कुछ ठीक लगता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट, अब जो एफर्ट्स उसने डाले थे ना पिछले सीजन में वो उन पे अब फल लग चुके हैं। एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटल, और अब ये टाइम होता है कि अगली क्रॉप लगाने से पहले थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए और थोड़ा सा एन्जॉयमेंट कर लिया जाए। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, और यही वो टाइम होता है हार्वेस्टिंग का जब जो कि ग्रेट जॉय का और हैप्पीनेस का होता है ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। मैन एंड वीमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म, और आदमी और औरत दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इन फेस्टिवल्स को मनाने के लिए। हाँ जी, ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन, तो इसमें कुछ नाम दिए गए हैं। पोंगल, जो कि साउथ इंडिया में मनाया जाता है पोंगल, ठीक है। बैसाखी मैं आपको बता चुकी हूँ। होली, दिवाली, ये सारे, और नवन्या एंड बिहू, ये सारे क्या है, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीके में भी कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है या कौन सा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। तो होली, दिवाली, नवन्या और बिहू। इसके बाद जो फसल आपकी कट चुकी है और खेतों से आ चुकी है, अब बारी है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करने की, ठीक है। स्टोरेज भी एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। देखिए ऐसा तो है नहीं कि कट के आते ही आप उसको सारी को इस्तेमाल कर लेंगे, आपको लंबे समय के लिए चाहिए वो, ठीक है। तो उनको लंबे टाइम के लिए रखना है। दे शुड बी सेफ, इसलिए वो सेफ होनी चाहिए। किससे सेफ होनी चाहिए? मॉइस्चर से, ठीक है, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। क्योंकि देखो अगर गीली है तो उसको फंगस पकड़ लेगा, ठीक है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जैसे ही हार्वेस्ट होके आती है तो उसमें डेफिनेटली मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे उसको थोड़ा सुखाएंगे, ओके। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स या सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए अगर उसको स्टोर कर देंगे तो दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने अभी बताया जैसे फंगस है। मेकिंग दैम, और अगर उन पे वो फंगस लग जाएगी तो उनकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, और जब आप उनको खाएंगे तो आपको बीमार भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मेकिंग दैम अनफिट फॉर द यूज़ और फॉर जर्मिनेशन, वो जर्मिनेट भी नहीं करते हैं आगे चल के जब आप उनको एज ए सीड यूज़ करेंगे। हैंस देयर फॉर स्टोरिंग दैम, इसलिए उनको स्टोर करना। द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, इसीलिए उनको स्टोर करने से पहले क्या करेंगे, उनको आप सन ड्राई कर लेंगे, ठीक है। दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट, इससे क्या है कि एक तो इंसेक्ट पेस्ट उस पर हमला नहीं करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई से भी बची रहेगी आपकी क्रॉप, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे पहली कुछ कह रही हैं हमें कि आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। देखिए जो नीम होता है ना, जिसका साइंटिफिक नेम होता है अजैदी रक्ता। अब ये जो अजैदी रक्ता है यानी ये जो नीम है ये होता है एंटीबायोटिक, इसीलिए इसके पत्तों को सुखा के और उस ड्रम में रख देते हैं जहाँ पे आप अपने गेहूं को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो समझ आ गया कि वाई। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। आगे है ये देखिए, ये क्या दिखाया गया है, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये क्या है, ये सिलोज है, दिख रहे हैं आपको ठेके टाइप में। अब यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, ग्रेनरीज में, हाँ जी। तो फार्मर स्टोर इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स, अभी बताया ना ठेके जिसको बोल देती है, तो मेटेलिक बीन्स में या फिर जूट के बैग्स में जिसको बोरी बोलते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, लेकिन अगर लार्ज स्केल पे करना है, बहुत ज़्यादा ग्रेन है आपके पास, तो वो सिलोज में किया जाएगा या फिर उनके लिए प्रॉपर ग्रेनरीज होती हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, किस लिए, ताकि पेस्ट से बचाया जा सके, रेट से, इंसेक्ट से बचाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, लेकिन घर में अगर हम ठेके में अपनी यूज़ के लिए रख रहे हैं तो उसमें हम सूखे नीम के पत्ते यूज़ कर लेते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ग्रेन है उसको स्टोर करना है सिलोज में, तो बड़े बड़े गोदाम हैं, गोदाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको, आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब, क्योंकि अगर ख़राब होने लगेगा तो इतना सारा अनाज ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये है फूड फ्रॉम एन, ओके, तो ये वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो रहा है अभी। अगला टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम एनिमल से क्या क्या फूड लेते हैं। तो मिल्क जो है वो हम डेफिनेटली दूध कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम,
काउ से, बफेलो से, शी गोट से, शी कैमल से, ठीक है। ओके, तो उसके बाद जो है आपको फूड फ्रॉम एनिमल्स में आप एग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मीट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और इसके सोर्सेज बता सकते हो आप। ओके, ठीक है। तो और जो है बटर यूज़ कर सकते हो, बटर, ठीक है। तो ये हैं आपके फूड और उनके सोर्सेज। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, कि प्लांट्स की तरीके से ही एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। बिल्कुल, मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो कोस्टल एरियाज में, यानी जो समंदर के किनारे लगते हुए एरियाज हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग क्या करते हैं, फिश खाते हैं एज देयर मेन डाइट, ठीक है। जैसे बंगाल है, ये जो हमारा साउदर्न इंडिया है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने पिछली क्लासेस में देखा है न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हमने अभी देखा क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो हम हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन करते हैं, फिर उनको इनको बो देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एनिमल्स रियर्ड, पाले जाते हैं एनिमल्स एट होम और इन फार्म्स, या तो घरों में या फिर खेतों में, हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, और उनको जो है प्रॉपर फूड भी देना होता है, शेल्टर भी देना, रहने के लिए जगह देनी होती है, और उनको प्रॉपर केयर की भी ज़रूरत होती है। और जब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं लार्ज स्केल पे, व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, तब इसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि जब एनिमल्स को रियर किया जाता है, उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर दी जाती है, तो उस पूरी प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। अब यहाँ पे पहेली क्या बोल रही हैं कि फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। ओके, तो ये बता रही हैं कि एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है। इसमें विटामिन डी का सोर्स है हमारा कोड लिवर ऑयल, जो कि हमें फिश से मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।